हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका कलाम एजुकेशनल पॉइंट में। दोस्त आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th का एनसीईआरटी बुक के हिस्ट्री में। ठीक है, इसमें हिस्ट्री के टोटल कितने चैप्टर दिए हुए हैं? इधर 6 हैं और इधर 6, टोटल 12 चैप्टर हैं। ठीक है, इन 12 चैप्टर से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ठीक है दोस्त, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर कोई भी एग्जाम जिसमें जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर आपके लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज जितने भी प्रश्न बन रहे हैं ना, वो कोट निष्कर्ष वाले प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, और सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी को नहीं पढ़ोगे ना, तो आपके लिए थोड़ी मुसीबत हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन टैकल करने में। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो 1 नंबर दोस्त प्रश्न है, पूछा है क्या, किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो बोल रहा है किस हड़प्पाई स्थल पर नहरों के अवशेष मिले हैं। तो किससे मिला है? पहला ऑप्शन है सुरतगुई, दूसरा हड़प्पा, तीसरा लोथल और चौथा धोलावीरा। दोस्त अब देखिए, जो नहरों के अवशेष मिले हैं ना, वो सुरतगुई से मिले हैं। सुरतगुई, अब ये सुरतगुई कहाँ है? तो ये अफगानिस्तान में है, पश्चिम साइड में। ठीक है, भारत के पश्चिम साइड अफगानिस्तान में है सुरतगुई। ठीक है, हड़प्पा कहाँ है? तो हड़प्पा ना पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के एक प्रांत है, क्या बोलते हैं, पंजाब, उसी पंजाब प्रांत में पाया जाता है क्या? हड़प्पा। तो ये हड़प्पा पाकिस्तान में है। लोथल कहाँ है? तो लोथल ये अपने गुजरात में है। और धोलावीरा कहाँ है? ये भी गुजरात में है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा सुरतगुई। ये कहाँ है? अफगानिस्तान में है। यहीं से नहरों के अवशेष मिले हैं। आगे प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। दूसरा बोल रहा है, हड़प्पाई बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, हड़प्पाई बस्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ठीक है, और बताना है सत्य कथन के कौन कौन है। तो बोल रहा है, सामान्यतः हड़प्पा स्थलों की बस्तियाँ 2 भागों में विभाजित होती थी। तो जी हाँ, 2 भागों में विभाजित होती थी। ठीक है, एक छोटे लेकिन ऊंचाई पर बना था। जी हाँ, एक छोटा बस्ती था जो ऊंचाई पर बना था, जिसे दुर्ग कहा गया। क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। ठीक है, दूसरी कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया, जिसे निचला शहर कहा गया। ठीक है, तो हड़प्पा कितने स्थलों में विभाजित था? 2 स्थलों में। ठीक है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसे दुर्ग कहा जाता था। दूसरा बड़ा था लेकिन नीचे बनाया गया था, जिसे निचला शहर कहते थे। तो दोनों सही है। ठीक है, तो कह रहे सत्य कथन बताया, तो सत्य तो दोनों है। तो ए और बी मतलब 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है क्या? तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहे, हड़प्पाई सावधानों के बारे में, मतलब सावधानों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, हड़प्पा, तो इसके बारे में बोल रहा है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट पहला दिया है, इन सावधानों में मृत्यु के उपरांत जीवन की अवधारणा के सबूत मिले हैं। तो जी हाँ, इसमें ना जीवन की अवधारणा का सबूत भी मिला है। ऐसे लोग मानते थे ना कि इनकी ये मर जाने के बाद जब इन्हें दफना दिया जाएगा, तो फिर इनकी अगली जो दुनिया में जाएंगे, मतलब ऐसे जन्म लेंगे, तो इनकी पुरानी चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो उनके साथ उनकी चीज़ों को भी दफना दिया जाता था। ठीक है, उनके जो ज़रूरत की सामान होती है उसे भी दफना देते थे कि अगले जन्म में जाएंगे तो इनका उपयोग करेंगे। ऐसी अवधारणा थी। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा बोल रहा है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में सावधानों में से आभूषण मिले हैं। तो हाँ, देखिए, बोला नहीं कि दोनों के साथ जब दफनाते थे ना, चाहे स्त्री और पुरुष, तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उसमें रख देते थे। ठीक है, जो उनके आभूषण या फिर जो कपड़े या फिर जो भी चीज़ होती थी ना, वो सारे उनके ज़रूरत की चीज़ें उसमें रख देते थे और दफना देते थे। तो ये सही है। ठीक है, बोले हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने का विश्वास था। नहीं, बहुमूल्य वस्तु दफनाने का विश्वास नहीं था। ठीक है, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें रखते थे। तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। बोला सत्य कथन बताए, तो 3 तो गलत है। सत्य कौन कौन है? 1 और 2 है। ठीक है, 1 और 2। तो 1 2 किस में है? तो 1 तो बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन? बी सही होगा। आगे देखते हैं, आगे प्रश्न है, आगे हम देखेंगे 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है, बोल रहा है कि हड़प्पा काल में वस्तु और उसके प्राप्ति स्थल का मिलान करें। ठीक है, कौन सी वस्तु कहाँ से मिली थी ये बताना है। तो शंख, दोस्त शंख ना बालाकोट से मिला था। किससे? कहाँ से? बालाकोट से मिला था। आगे है लाजवर्द मणि, अब ये कहाँ से मिला था? तो लाजवर्द मणि ना सुरतगुई, ये कहाँ? अफगानिस्तान में, यहाँ से मिला था। अब तांबा कहाँ से मिला था? तो तांबा ना खेतरी से मिला है, जो राजस्थान में है। और सोना कहाँ से मिला? दक्षिण भारत से मिला, कर्नाटक की तरफ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए डी, और ए डी किस में है? सिर्फ ए ऑप्शन में है। तो ए डी सी बी मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 5 नंबर देखते हैं हम लोग प्रश्न। क्या बोल रहे हैं? हड़प्पाई व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। हड़प्पाई व्यापार के संबंध में। ठीक है, तो हड़प्पा व्यापार मुख्य समुद्र मार्ग से भी होता था। हाँ जी, स्थल मार्ग से भी होता था, समुद्र मार्ग से भी होता था, दोनों से होता था। ठीक है, आगे बोल रहा है, दिलमोन के लेखक में हड़प्पाई को मेलुहा कहा जाता था। नहीं, ये गलत है, मेलुहा नहीं कहा जाता था। ठीक है, दिलमोन के लेखक को। तो किसना? दूसरा गलत है, पहला सही है। तो सत्य कथन बनना है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, केवल 1। ठीक है, आगे देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है? हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें।
हड़प्पाई बाटों के संबंध में। बाट खेल खरी नामक पत्थर से बना होता था। जी हाँ, खेल खरी नामक पत्थर से बना होता था। इन बाटों के निचले मापदंड दशमलव के थे जबकि ऊपरी मापदंड द्विधारी थे। नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि निचले मापदंड ना द्विधारी प्रणाली में थी और ऊपरी मापदंड ना वो थी दशमलव, तो उल्टा दे दिया गया है यहाँ। ठीक है, इस संदर्भ में ये गलत है। सत्य बताना है तो केवल एक सत्य है। ठीक है, आगे 7 नंबर देखते हैं हम। प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। क्या मतलब इसका अंत कैसे हुआ, क्या अवधारणा है, कैसे अंत हुआ, ये बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है क्या? तो नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। हाँ जी, बस्तियों की आबादी, ये भी मानते हैं कि बस्तियों की आबादी बढ़ने लगी, जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे उस सभ्यता की नाश होने लगा। तो ये भी एक कारण इसका मानते हैं। ठीक है, बोल रहा है हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव है। जब आबादी बढ़ेगी ना तो भौतिक और सांस्कृतिक जो भी मतलब होंगे ना वो उसमें बदलाव आएगा। तो इस अनुसार दूसरा भी सही है, मतलब बी ऑप्शन भी सही है। एक सुदृढ़ एकीकरण तत्वों का अंत हो गया। जी हाँ, इसमें बहुत समूह के लोग आए इधर उधर से, तो एक जो उनका एकीकरण और एक सुदृढ़ उनका जो तत्व था ना उनका अंत होने लगा। तो सी भी सही है। बोले हड़प्पाई बस्तियों की संख्या कम हो गई। नहीं, जब इधर उधर से लोग आ रहे थे तो कम कैसे होगी, तो ये गलत है। क्या बताना है? असत्य ही बताना है। तो असत्य कौन हो जाएगा? तो असत्य हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। बोला द स्टोरी ऑफ इंडियंस आर्कियोलॉजी किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक को लिखा था एस.एन. राव ने। किसने लिखा था? एस.एन. राव ने। ठीक है, एस.एन. राव, मतलब ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। बोल रहा है खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करें। ठीक है, खोजकर्ता और उनसे संबंधित स्थलों का मिलान करना है। ठीक है, तो पहला है एस.आर. राव, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो एस.आर. राव ने लोथल को खोजा था। ठीक है, बीबी लाल ने किसकी खोज की थी? तो बीबी लाल ने ना कालीबंगा को खोजा था। M.R. मुगल ने किसको खोज की थी? तो मुगल ने ना बहावलपुर को खोजा था। ठीक है, और R.S. बिष्ट ने धौलावीरा को खोजा था। तो B.A. किस में है? B.A. इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद क्या है? D.C. तो D.C. मतलब ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। बोला हड़प्पा कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मतलब हड़प्पा में कृषि कैसे की जाती थी, इसके बारे में कथन दिए गए हैं, वो बताना है। ठीक है, और सत्य कथन बताना है। तो खेल जोतने के लिए, यानी खेत जोतने के लिए, खेल नहीं, खेत जोतने के लिए बैल का प्रयोग होता था। तो जी हाँ, पहले खेत जोतने के लिए हड़प्पा कालीन में भी बैल का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो जी हाँ, उधर उस तरफ जूते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है? एक साथ 2 अलग अलग फसलें, इसका भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, ये भी मिला है। तो इसके मतलब क्या बताना? सत्य कथन। सत्य कथन तो तीनों है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। क्या है? विशाल स्नानागार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। दोस्त, विशाल स्नानागार ना कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो क्या कहते हैं? मृतकों का टीला कहते हैं। तो बोल रहे हैं जलाशय की तल तक जाने के लिए इसके पूरब और पश्चिम में भाग में 2 सीढ़ियाँ थी। नहीं, पूरा पश्चिम भाग में नहीं थी, उत्तर दक्षिण में थी। तो यहाँ पूरा पश्चिम ना होकर क्या होगा? उत्तर दक्षिण होगा। तो ये गलत है। जलाशय के 3 और कक्ष बने हुए थे, जिसमें एक कक्ष में कुआं था। जी हाँ, इसके ये जलाशय हो गया ना, इसके 3 और एक कक्ष बना था। एक कक्ष में क्या था? तो कुआं था। ये सही है, तो दूसरा सही हो जाएगा। बोले जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार थे। जी हाँ, ये भी सही है। जलाशय के उत्तर में 8 स्नानागार थे। तो 2-3 सही है। तो 2-3 किस में है? सी ऑप्शन में, यानी सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे हड़प्पाई अभिलेखों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो सर्वप्रथम जेम्स प्रेसिडेंट ने हड़प्पाई सभ्यता लिपि समझी। नहीं, ये गलत है। जेम्स प्रेसिडेंट ने तो वो अशोक का जो अभिलेख था उसको समझा और पढ़ा था ना, तो ये इस गलत है। ठीक है, इस हड़प्पाई जो अभिलेख है ना, इसको आज तक पढ़ा ही नहीं गया है, ना ही किसी ने समझ पाया है। ठीक है, तो ये गलत है। बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्या लिखी जाती थी? तो हड़प्पाई अभिलेख में बोल रहा है बाएं से दाएं लिखी जाती थी। नहीं, दाएं से बाएं। ठीक है, दाएं से बाएं उल्टा दे दिया गया। तो ये भी गलत है। सत्य बताना है तो ना तो ए और ना बी, मतलब ना तो 1 ना 2, मतलब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ये ब्राह्मी लिपि ना बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं। तो बोल रहा है ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि के अर्थ सर्वप्रथम किसने निकाला था? तो इसका अर्थ ना सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेस ने निकाला था। कौन? जेम्स प्रिंसेस ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अशोक के अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, अशोक क्या कहता था, उसके कथनों निम्नलिखित, मतलब अशोक के अभिलेख में हमें कथन देखना है। कथन 1 है अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत में थे। दोस्त, अशोक के अधिकांश अभिलेख ना प्राकृत में ही थे। ठीक है, और उधर पश्चिम साइड में जो थे ना अरमाइक और में लिखा गया था, अरमाइक और यूनानी में। ठीक है, पश्चिम की तरफ में। तो अगर दूसरा कथन है पूरब में मिले अभिलेख अरमाइक और यूनानी की भाषा में थे। नहीं, पूरब में नहीं, पश्चिम की तरफ, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, उस तरफ जो अभिलेख मिले ना वो अरमाइक और यूनानी में थे। तो पश्चिम, पूरब ना होकर क्या होगा? पश्चिम होगा। और लेकिन अधिकांश बोलेगा तो अधिकांश प्राकृत भाषा में थे। ये बिल्कुल सही है, तो मतलब ए सही है। बोल रहा है सत्य कथन बताया, तो सत्य तो 1 है, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना है? 15 नंबर। बोल रहा है मौर्य के राजनीतिक केंद्र के में कौन सम्मिलित नहीं था? मौर्य के राजनीतिक केंद्र में कौन सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो दोस्त इसके राजनीतिक केंद्र में ना
जैसे पाटलिपुत्र था, ठीक है, और तक्षशिला भी था, उज्जैनी भी था, तोसिल भी था, सुवर्णगिरी भी था, लेकिन काशी नहीं था। तो काशी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति के आगे 16 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। यह एक बृहद शिलालेख है, शिलालेख नहीं है, अभिलेख है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति प्राकृत भाषा में नहीं, संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो बोल रहा है सत्य बताए, तो ना तो एक और ना दो, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्त जातक कथाएं ना, ये उन लोगों का है जैसे बौद्ध धर्म का है, तो बौद्ध धर्म के समय कौन सी भाषा चलती थी? तो पाली, तो ये लोग पाली में ही लिखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। तो बोल रहा है इस काल में भारत में प्रथम नागरीकरण का प्रारंभ हुआ? नहीं, नागरीकरण का प्रारंभ नहीं हुआ था, ठीक है। विभिन्न धार्मिक विचारधाराओं का विकास हुआ, तो हाँ उस समय ना इधर उधर से व्यापारी लोग आ रहे थे, तो विभिन्न विचारधाराओं का विकास हुआ, ये सही है। लोहे का प्रथम प्रयोग हुआ? नहीं, लोहे का प्रथम प्रयोग तो 3000 से लेकर के 25 ईस्वी पूर्व में हो गया था, ठीक है। तो ये 6वीं शताब्दी में कैसे हो सकता है? मतलब तीसरा भी सही गलत है, पहला भी गलत है, सही कौन है? सिर्फ 2 सही है। सत्य कथन बताना है तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 19 नंबर प्रश्न, बोल रहा है महाजनपदों के संदर्भ में, महाजनपदों में सर्वप्रथम मगध के साम्राज्य के रूप में उद्भव के कारण क्या थे? तो दोस्त मगध के मतलब मगध जो था ना, उसके संदर्भ में उद्भव के कारण बहुत सारे थे, जिसमें से उपज भूमि भी, तो इसके पास उपज भूमि भी थी, जंगल की उपलब्धता भी थी, ठीक है, और लोहे के खदान भी थे जो आजकल झारखंड में चले गए हैं, ठीक है। तो ये तीनों था, तो तीनों हम बोल सकते हैं, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कितना 20 नंबर प्रश्न क्या है? तो बोल रहा है तमिलकम के अंतर्गत कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे? तो दोस्त शामिल थे, शामिल नहीं, शामिल थे बताएं, ठीक है। कौन शामिल थे? तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश भी था, केरल भी था, मतलब केरल के कुछ हिस्से भी थे, मतलब ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है 21 नंबर प्रश्न, प्राचीनतम अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसके संदर्भ में? प्राचीनतम अभिलेख के संदर्भ में, ठीक है। प्राचीनतम अभिलेख के संदर्भ में बोल रहा है क्या? प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी भाषा में लिखे गए थे? नहीं, संस्कृत भाषा में, गलत है ये, ठीक है। प्राचीनतम अभिलेख किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में लिखे गए थे, ठीक है, सॉरी संस्कृत में नहीं, प्राकृत भाषा में थे, ठीक है। आगे है तमिल भाषा में भी अभिलेख मिले थे, तो तमिल भाषा में भी अभिलेख मिले हैं, ठीक है कुछ, तो ये भी ये दूसरा सही है हमारा, तो गलत बोल रहा है सत्य कथन बताना है, ठीक है। तो सत्य कथन सिर्फ 2 है, यानी बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोल रहा है मनुस्मृति का संकलन किस कालखंड के दौरान हुआ था? तो इसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में हुआ, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, मनुस्मृति का संकलन, ठीक है। पुरुष सूक्त जिसमें 4 वर्णों की उत्पत्ति का अंश मिले हैं, किस वेद से संबंधित है? दोस्त ऋग वेद से संबंधित है, ठीक है, ये ऋग वेद से। अब ऋग वेद के किस मंडल से संबंधित है? तो ऋग वेद के 10वें मंडल से संबंधित है, उसी में वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है, वर्ण व्यवस्था के बारे में इसी में बताया गया है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दिया है सामवेद, तो इसे कहते हैं संगीत की जननी। यजुर्वेद दिया है, तो ये गद और पद दोनों में है, जिसमें यज्ञ के विधि विधान के बारे में बताया गया। अथर्ववेद, तो इसमें ना आयुर्वेद यानी चिकित्सा के बारे में बताया गया अथर्ववेद में, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर, बोल रहा है बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? बहिर्विवाह पद्धति किसे कहा जाता है? तो बहिर्विवाह कहते हैं ना, अलग अलग गोत्र में विवाह करने की पद्धति को ही बहिर्विवाह कहते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करने वालों के लिए ब्राह्मणों ने क्या उपाय अपनाए? तो धर्मशास्त्र के कानूनों को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने क्या उपाय अपनाए, ये बताना है, ठीक है। क्या उपाय अपनाए थे? तो उन्होंने ना वर्ण व्यवस्था को देवीय व्यवस्था बताया कि वर्ण व्यवस्था ना ये मानव ने नहीं बनाया, किसने बनाया है? देवीय व्यवस्था, ये देवताओं ने खुद बनाया इसे, ठीक है। शासकों को इस व्यवस्था को लागू करवाने का उपदेश दिया, हाँ बोले कि जितने भी शासक हैं ना वर्ण व्यवस्था को लागू करें, ठीक है। तो इन्होंने इसका भी उपदेश दिया था। लोगों को विश्वास दिलाने का प्रयास किया गया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है, ये भी सही है, ठीक है। तो बोला सत्य कथन बताया, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है कितना 26 नंबर प्रश्न, ठीक है। क्या बोल रहा है? थेरवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मतलब थेरवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो थेरवाद ना जैसे कि पुराने ज़माने के जो शिक्षक थे उनके मार्ग पर, जैसे पुराने शिक्षकों के मार्ग पर चलना, उनके अनुयायी बढ़ना ही थेरवाद था, ठीक है। जैसे गौतम बुद्ध के बाद, ठीक है, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा? 2 भागों में, महायान और हीनयान में बटा। लेकिन जो दोनों को नहीं मानते थे और बौद्ध की प्राचीन विचारों पर चलते थे उन्हें ही थेरवाद कहा गया, ठीक है। तो महायान के अनुयायियों को नहीं, नए नवाचारों के समर्थकों को नहीं, पुराने सम्मानित शिक्षकों के अनुयायी, हाँ जो पुराने
मतलब विचार थे शिक्षकों के, उन्हीं के अनुयायी को क्या कहा गया, तो थेरवाद कहा गया। तो ये सही है। पारंपरिक बौद्ध नियमों के विरुद्ध नहीं कह सकते हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या है, बोल रहा है प्राचीन भारतीय धार्मिक परंपराओं के संदर्भ में शब्द आयुध का तात्पर्य क्या है, मतलब आयुध क्या होता था। तो जो दोस्त पहले ना मूर्ति और देवताओं द्वारा धारण किए गए जो अस्त्र शस्त्र थे ना, वस्तु जो वस्त्र शस्त्र थे, उन्हें ही आयुध कहा गया, ठीक है। तो आयुध क्या था, मतलब जो देवी देवता अस्त्र शस्त्र नहीं धारण करते थे, जैसे कि हम देखते हैं दुर्गा जी के हाथ में तलवार, किसी में चक्र, तो कुछ, तो उसे ही आयुध कहा गया, ठीक है। तो बोला देवताओं की शुभ बैठक की मुद्राओं नहीं, स्थानीय पथों के अर्पित की जाने वाली टेराकोटा की भेंटें नहीं, ये भी गलत है। मूर्तियों में देवताओं द्वारा धारण किए गए अस्त्र शस्त्र एवं शुभ वस्तु, यहाँ जो वस्तु वे धारण करते हैं ना, उन्हीं को क्या कहा, आयुध कहा गया। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। बौद्ध संघ तथा महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। बौद्ध संघ के इसमें संबंधित है कथन। तो कथन एक है, प्रारंभ में बुद्ध स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने से विरुद्ध है। हाँ, वो गौतम बुद्ध ना स्त्रियों को प्रवेश से मतलब नहीं करना चाहते थे बौद्ध धर्म में, लेकिन उनका एक शिष्य था, ठीक है, उसका नाम आनंद था। उसी के कहने पे महिलाओं को बौद्ध धर्म में आने की अनुमति मिली। और पहला बौद्ध महिला जो थी ना बौद्ध धर्म अपनाने वाली, वो प्रजापति गौतमी थी, जो गौतम बुद्ध की कौन थी, मौसी थी, ठीक है, उनकी मौसी थी। जिन बौद्ध भिक्षुओं ने निर्वाण प्राप्त कर लिया उन्हें थेरी कहा गया। तो ये भी सही है, ठीक है। जो निर्वाण प्राप्त कर लेते थे उन्हें क्या कहते थे, थेरी कहते थे। तो सत्य बताना है, तो 1 और 2 दोनों सत्य, मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 29 नंबर प्रश्न। बोल रहा है बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में, तो इनके शिक्षाओं से संबंधित देखते हैं कथन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि बुद्ध की शिक्षाओं को विनय पिटक नहीं सूत पिटक में है, तो ये गलत हो जाएगा। उन्होंने विश्व को अनित्य बताया, हाँ विश्व को बताया ना कि ये मिथ्या है, इसमें मोह माया है और कुछ नहीं है, तो ये भी सही है। उनके अनुसार विश्व आत्मा विहीन है, ये भी सही है, ठीक है। वो विश्व आत्मा विहीन बताए थे, तो मतलब 2 और 3 ये सही है, 2 और 3 सही है, 1 गलत है क्योंकि विनय पिटक नहीं होगा, यहाँ सूत पिटक होगा, ठीक है। तो सत्य कथन बताना है, तो 2 और 3 यानी 2, 3 ऑप्शन सी में है, तो सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग कितना 30 नंबर प्रश्न। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। जैन दर्शन के संबंध में संपूर्ण विश्व प्राणहीन है, अतः अहिंसा का मार्ग अपनाया। देखिए अहिंसा का मार्ग तो अपनाए थे, लेकिन संपूर्ण विश्व प्राणहीन नहीं, मतलब मानते थे संपूर्ण विश्व की वस्तु में प्राण है, ठीक है। एक एक चीज़, पैर से पत्थर को ठोकर भी लग जाए ये भी नहीं करना चाहते थे। एक मक्खी, एक कीड़ा, एक मतलब कुछ भी नहीं मारना चाहते थे, ठीक है। तो वो प्राणहीन नहीं, प्राण मानते थे कि संपूर्ण विश्व की संपूर्ण वस्तु में प्राण है, और ठीक है, और अहिंसा के मार्ग पर चलते थे। तो प्राणहीन नहीं, प्राण होगा, ठीक है। तो यहाँ ये गलत है। कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है, ये बोल रहा है कर्म से मुक्ति के लिए त्याग आवश्यक है। हाँ, कर्म से अगर आपको मुक्ति चाहिए तो आपके अंदर त्याग होनी चाहिए, तो दूसरा सही है, ये वो मानते थे। तो सत्य कथन बताना है, तो सत्य केवल बी हो जाएगा, आंसर बी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अल-बिरूनी को भारतीय समाज में को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो अल-बिरूनी जब भारत आया था ना, तो यहाँ विभिन्न क्षेत्र में जैसे क्षेत्र बदलता था, लोग की भाषा भी बदल जाते थे, तो उस भाषा का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, जी हाँ, जैसे क्षेत्र बदलने के बाद भाषा बदलते थे, लोग के धर्म भी बदल जाते थे, तो इसका भी सामना उसे करना पड़ा था, ठीक है। बोल रहा है धन की कमी नहीं थी उस टाइम, इसकी कोई वो सामना इसका नहीं करना पड़ा, मतलब 1, 2 सही है। सत्य कथन बताना है, तो सत्य 1 और 2, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता द्वारा डाक व्यवस्था के वर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। इब्न बतूता ये क्या बताया था डाक व्यवस्था के बारे में, तो बताया था भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था है, अश्व डाक व्यवस्था और उलूक डाक व्यवस्था। उलूक ना एक पैदल डाक व्यवस्था थी, ठीक है, जिसमें दौड़ कर मतलब पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था दौड़ के, ठीक है। तो ये सही है, 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, डाक व्यवस्था और उलूक व्यवस्था, ठीक है, अश्व डाक व्यवस्था, तो ये सही है। पैदल डाक व्यवस्था को दावा कहा जाता था, बिल्कुल। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी, ये भी सही है। अब कैसे तीव्र थी, देखिए अश्व डाक व्यवस्था में ना, जैसे एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए बीच में विश्राम की आवश्यकता पड़ती थी, तो बीच में रुकते थे और काफ़ी देर तक रुकते थे। लेकिन पैदल डाक व्यवस्था में ना, एक जगह से दूसरी जगह जो दौड़ के जाते थे, तो दौड़ के जहाँ दूसरी जगह विराम करना है ना, तो वहाँ वो रुकते थे, लेकिन वहाँ से कोई और व्यक्ति आगे बढ़ता था और वो दौड़ के जाता था फिर दूसरी जगह, फिर वहाँ से कोई और व्यक्ति पत्र देता था, फिर वो आगे की तरफ जाता था। तो इस संदर्भ में ना पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था से अधिक तीव्र थी, तो तीसरा सही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सत्य कथन बताया, तो 1, 2, 3 सब सत्य, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कितना 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तो 33 नंबर प्रश्न है कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर,
ये किसने लिखा? तो ये लिखा फार्सवा बर्नियर ने। किसने? फार्सवा बर्नियर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया था मॉन्टेस्क्यू। कौन? मॉन्टेस्क्यू, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 35 नंबर में है। अब बोल रहा है क्या? सत्य कथन बताएं। तो मध्यकालीन भारत में दासों का व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। जी हाँ, दास उस समय बहुत थे मध्यकालीन भारत में। ठीक है, और ये बताएं आप कमेंट करके किस संतलनकालीन किस बादशाह के अंदर सबसे ज़्यादा दास रहते थे। ठीक है, चलिए आपके लिए क्वेश्चन है। दूसरा है, दासों का इस्तेमाल मुखबरी में भी किया जाता था। जी हाँ, इनका इस्तेमाल मुखबरी में भी कहते थे। ठीक है, बर्नियर ने सती प्रथा के बारे में विस्तार से लिखा था। ये भी सही है। सत्य कथन बताना है तो तीनों सत्य है, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, 1 2 3 सब सही है। अल बरूनी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अल बरूनी ने क्या क्या बताया था? तो उसने बोला था उसने किताबुल हिंद लिखी थी जिसने। ठीक है, किताबुल हिंद उसने लिखी थी। उसने अपने लेखन अरबी भाषा में किया था। ये भी सही है, उसने अपने लेखन अरबी भाषा में किया था। वो 12वीं सदी में भारत आया था? नहीं, वो 11वीं सदी में। ठीक है, 1017 के आसपास आया था, तो 11वीं सदी होगा ना, 12वीं नहीं होगा। तो तीसरा गलत है, मतलब सत्य कथन बताना है तो 1 और 2, और 1 और 2 किस में है? ए ऑप्शन में है, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बोला 37 नंबर, इब्न बतूता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इब्न बतूता के संबंध में, ठीक है, तो बोल रहा है उसने अपने यात्रा वृत्तांत रिहला फारसी भाषा में लिखा। जी नहीं, उसे फारसी नहीं अरबी भाषा में लिखा था। ठीक है, अरबी भाषा में लिखा था। वह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ 13वीं सदी में नहीं आया था। कब आया था? 1333। तो ये 13वीं सदी थोड़ी ना है, ये तो 14वीं सदी हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये दोनों गलत है, और दोनों गलत है तो फिर सत्य कथन पूछ रहा है, तो ना तो 1 और ना 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कितना 38 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित कथन पे असत्य गलत बताना है ना, असत्य कथन का चयन करें। तो क्या है कथन, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है दुआर्ते बारबोस ने दक्षिण भारत की यात्रा की। जी हाँ, बिल्कुल दक्षिण भारत की यात्रा इसने की थी। इतावली चिकित्सक मनु की कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। जी हाँ, ये भारत में ही बस गए थे, यूरोप से आए थे और यूरोप के ही चिकित्सक थे, लेकिन भारत से कभी वापस ही नहीं गए, भारत में ही बसे। फ्रांसिस जौहर जी बैरिस्टर तैनवियर ने कम से कम 7 बार भारत की यात्रा की। नहीं, 6 बार भारत की यात्रा की। कितनी? 6 बार, तो 7 बार नहीं, इसलिए गलत है। जेसुइट रॉबर्टो नोबिलिनी ने भारत ग्रंथों को यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया। तो जी हाँ, ये सही है। क्या बताना था? असत्य। तो असत्य कौन है? सी, यानी सी ऑप्शन हमारा असत्य है। ठीक है, आगे है कितना 39 नंबर प्रश्न। क्या है? वीर शैव परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, इसका उद्भव 13वीं शताब्दी में कर्नाटक में हुआ था। तो नहीं, इसका उद्भव ना 13वीं सदी में 13वीं सदी में नहीं हुआ था, इसका उद्भव 12वीं सदी में हुआ था, इसलिए ये गलत है। कब हुआ था? 12वीं सदी में, और 1106 के आसपास हुआ था। 1106 से 68 के बीच था, तो ये 12वीं सदी होगा, 13वीं सदी नहीं होगा। अभी अपने मृतकों को विधिपूर्वक दफनाते थे, तो जो है जी हाँ, मृतकों को ना विधिपूर्वक दफनाते, तो ये सही है। सत्य कथन बताना है तो केवल 2 सत्य है, पहला गलत है, 13वीं नहीं 12वीं सदी होगा। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न क्या है? तो बोल रहा है कि मध्यकाल में मालाबार तट पर बसे मुसलमान व्यापारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन बताएं। वे स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाए। जी हाँ, मलयालम भाषा को अपनाए थे। ठीक है, हालांकि स्थानीय आचारों और मृत्युकुल्यता क्या है, मृत्युकुल्यता को न अपनाकर प्रीतिसत्ता के विचारों पर बल दिया गया। तो देखिए, वो स्थानीय आचारों जैसे कि मृत्युकुल्यता को भी अपनाए थे। ठीक है, और पितृसत्ता को नहीं, मातृसत्ता को अपनाए थे। ठीक है, तो ये गलत है। तो क्या बताना था? इसके संदर्भ में एक कथन देखिए, और यहाँ है पूछ रहा है सत्य कथन बताएं, तो दूसरा गलत है ना, एक सत्य है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कितना 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न क्या है? तो बोल रहा है सूफी मत। ठीक है, सूफी मत के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, इन्होंने धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान और सुन्ना की वैदिक व्याख्या की आलोचना की। जी हाँ, सूफियों ने कुरान की व्याख्या अपने निजी जीवन अनुभवों के आधार पर की। तो जी हाँ, वो ना कुरान की हर एक आयत को अपने निजी जीवन में अपनाते थे और उसका पालन करते थे, तो ये भी सही है। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों सत्य है, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। क्या है? किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर सिखों के धार्मिक ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया? देखिए दोस्त, क्या हुआ ना कि पहले इनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसको गुरु बानी कहा जाता था। ठीक है, और ये गुरु बानी की रचना ना अर्जुन देव ने की थी, लेकिन जो 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह ने क्या की ना, 9वें गुरु जो तेग बहादुर थे, इनकी रचनाओं को इसमें शामिल किया गुरुबानी में, और गुरुबानी में जब इनकी रचनाओं को शामिल करके नए ग्रंथ बनाया तो उसे कहा गया गुरु ग्रंथ साहिब। तो वही पूछ रहा है किस सिख गुरु की रचनाओं को अंतिम रूप से शामिल कर? तो अंतिम रूप से ना गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं को शामिल किया गया था। और किनके द्वारा किया गया? तो ये गुरु तेग बहादुर की रचनाओं को शामिल किया गया और गुरु गोविंद सिंह द्वारा। तो इसका किनकी रचनाओं को शामिल किया गया? तो गुरु तेग बहादुर का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु तेग बहादुर। आगे है 43 नंबर, मीरा के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु ना रैदास थे, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर है महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है,
महान और लघु परंपरा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह संपूर्ण भारत समाज में संस्कृति के आचरण का वर्णन करता है, तो नहीं, संपूर्ण भारत के नहीं कह सकते, ठीक है, तो इसलिए गलत है। जिन कर्म कांडों, ठीक है, और पद्धति का अनुकरण समाज के प्रभुत्वशाली वर्ग करते थे, उन्हें महान परंपरा कहा गया, ये सही है, ठीक है। स्थानीय लोकाचारों का पालन लघु परंपरा कहा गया, ये भी सही है। सत्य कथन बताना है तो एक तो गलत है, यानी 2 3 सही हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग कितना 45 नंबर प्रश्न क्या है। बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर असत्य कथन की पहचान करें। अंडाल एक नयनार स्त्री, देखिए पहले ना ये गलत है क्योंकि अंडाल नयनार नहीं है, वो क्या बोलते हैं, नयनार नहीं थी। पहले ना संतों को 2 भागों में बांटा गया था, सतनार और नयनार, ठीक है। तो ये नयनार, अलवार और नयनार, तो ये अंडाल जो थी ना एक स्त्री थी और ये स्त्री भक्त थी, और नयनार ना होकर ये क्या थी, अलवार संत थी, ठीक है, अलवार संत थी। तो ये गलत है और गलत ही बताना था, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित है, ठीक है। तो किनकी काव्य रचना गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है, तो बाबा फरीद की काव्य रचना, ठीक है। हम्पी की भ्रागवशेष की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज किसने की, हम्पी के जो भ्रागवशेष थे उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज ना कालीन मैकेंजी ने की, ठीक है। कौन, कालीन मैकेंजी ने। बोला कृष्ण देव राय ने अपने माँ के नाम पर किस नगर की स्थापना की थी, तो इनकी माँ के नाम पर इन्होंने एक नगर की स्थापना की जो कहा गया नगलपुरम, ठीक है, क्या, नगलपुरम। आगे देखते हैं प्रश्न कितना 49 नंबर प्रश्न होगा। बोला विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, तो इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई, तो बिल्कुल, क्योंकि इसकी स्थापना 1336 के आसपास किया गया था हरिहर और बुक्का द्वारा, तो 14वीं सदी ही ना होगा, तो ये सही है। किद्दीचई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी थे, ये जो विजयनगर के संस्थापक थे, तो किद्दीचई चेट्टी सेना के प्रमुख अधिकारी थे, नहीं, ये तो खुद किद्दीचेट्टी क्या थे, तो ये कुद्दीराई ये खुद एक व्यापारी थे, तो सेनाधिकारी कैसे हो जाएंगे, तो ये गलत है। सत्य कथन बताना है तो सत्य कथन सिर्फ एक है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। बोल रहा है तालीकोटा 50 नंबर, तालीकोटा का युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो बोल रहा है विजयनगर का नेतृत्व उसके राजा राम राय द्वारा किया गया, ये भी सही है, ठीक है। विजयनगर का जो नेतृत्व था वो उसके राजा राम राय द्वारा किया गया। इस युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर और बरार की संयुक्त सेना ने विजयनगर को हरा दिया था, विजयनगर को हरा दिया और विजयनगर को लूटा भी, मतलब दूसरा भी सत्य है। सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 दोनों सत्य है, ठीक है। आगे देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है मुगल काल में किसानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। कथन 1 है कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, जी हाँ, मुजरियान या फिर रैयत इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दूसरा है 17वीं सदी के स्रोत 2 किस्म के किसान की चर्चा करते हैं, खुद कास्त और पाही कास्त, जी बिल्कुल, खुद कास्त और पाही कास्त की चर्चा करते हैं। खुद कास्त मतलब होता है ना कि वैसे किसान जो अपने खेत पे मतलब खेती करते थे, ठीक है, अपने खुद के खेत पे खेती करते थे तो उन्हें खुद कास्त कहते थे। और पाई कास्त मतलब वैसे किसान जो मतलब क्या बोलते हैं, बटाईदार होते हैं, यानी दूसरे के खेत लेकर और उस पर खेती करते हैं ना, तो उसको पाही कास्त कहते हैं, ठीक है, तो वही था। तो बोल रहा है पाही कास्त वे खातिर थे जो दूसरे गाँवों से ठेके पर खेती करने आते थे, तो जी हाँ बिल्कुल, इनके पास पाही कास्त के पास खुद का खेत नहीं था, वो किसी और के खेत पे खेती करते थे, मतलब तीनों सही है। बोल रहा है सत्य कथन बताए तो सत्य कथन 1 2 3 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 52 नंबर प्रश्न क्या है। 52 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि मुगल कालीन ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। 1 नंबर है सामान्यतः पंचायत में विभिन्न जातियों के लोग होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा है सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था, जी हाँ, सार्वजनिक कार्यों के लिए एक ग्राम कोष होता था। जैसे कोई पंचायत भी होती थी ना, तो जैसे पंचायत की व्यवस्था करनी है, चाय बिस्कुट वास्कुट, तो इसे ग्राम कोष के पैसे से ही आता था, ठीक है। तो एक सार्वजनिक ग्राम कोष था, और जैसे गांव में कोई आपदा आ गया तो इसी से ग्राम कोष से ही पैसा निकालकर गांव में भी किया जाता है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। तो इस संदर्भ में बोल रहा है सत्य कथन बताए तो सत्य 1 और 2 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 53 नंबर का, क्या है 53 देखते हैं। बोल रहा है असम में पयास, असम में क्या, असम में पयाक कौन थे, तो दोस्त ये पयाक ना वैसे व्यक्तियों के लिए मतलब करते थे जो सेना में काम करते थे, और उन्हें उसके बदले में एक ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता था, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि प्यास क्या है, तो प्यास ज़मीन के बदले सैनिक सेवा करने वाले, तो हाँ, एक प्यास एक ज़मीन का टुकड़ा होता था, जिससे मतलब प्यास उनको कहा जाता था ज़मीन के बदले सैनिक में सेवा देते थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना है 54 नंबर प्रश्न बोल रहा है मुगल कालीन राजस्व कर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। आगे है एक कथन 1 है, क्या कर के लिए निर्धारित रकम को जमा करना कहा जाता था,
तो कर के लिए निर्धारित रकम को जमा ही कहा जाता था, सही है। दूसरा है अमील गुजार राजस्व कर वसूलने का कार्य करते थे, तो जो कर वसूलता था ना उसको अमील गुजार ही कहा जाता था, ठीक है। दूसरा भी सही है। खेतिहर नगद भुगतान द्वारा ही कर अदा कर सकता था, तो नहीं, खेतिहर जो था ना वो नगद भुगतान और अनाज दोनों से कर सकता था, इसलिए सिर्फ कहना कि नगद भुगतान तो गलत होगा, ठीक है। तो सत्य बताना है तो 3 तो गलत है, मतलब 1 2 सही है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। क्या है 55 नंबर प्रश्न, तो देखिए बोल रहा है क्या, मुगल कालीन कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मतलब मुगल कालीन की कृषि के संबंध में कथन बताना है। तो कथन 1 है, किसानों को ऐसी फसलों की खेती के लिए बढ़ावा दिया जाता था जिससे भूखमरी हो। अच्छा बताइए, ऐसी खेती कभी होगी जो इसमें भूखमरी हो और ऐसे खेतों को बढ़ावा दिया जाएगा? नहीं ना, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है, कपास और गन्ने की खेती फसल को भी कर के लिए बढ़ावा दिया जाता था। देखिए कपास और गन्ने ना ये नगदी फसल होते थे, तो नगदी फसल को बढ़ावा दिया जाता था क्योंकि जब फसल होगी उसी टाइम इसे बेच करके पैसे आते थे और उससे कर भी बढ़ता था, तो दूसरा सही होगा, ठीक है। सत्य कथन बताना है तो सत्य मतलब केवल 2 हो जाएगा क्योंकि 1 तो गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं कितना 56 नंबर प्रश्न। क्या है, बोल रहा है कि निम्नलिखित 56 नंबर है, मध्यकाल में कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। महिलाओं की स्थिति के संबंध में बोल रहा है क्या, महिलाएं बड़े स्तर पर कृषि कार्य में संलग्न थी? जी हाँ, उस समय ना क्या था कि महिलाओं के पास और मतलब कोई बड़ा स्तर पर काम नहीं था, तो महिलाएं अधिकतर खेती में ही व्यस्त रहती थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दूसरा है, राजस्व वाला महिलाओं को हल या कुम्हार या चाक छूने की इजाज़त नहीं थी। तो जी बिल्कुल ये भी सही है। अब क्यों इजाज़त नहीं थी? क्योंकि ना जो महिलाओं की मंथली साइकिल होता है ना, जो उसको क्या बोलते हैं, मंथली साइकिल जो होता है, उसी की वजह से महिलाओं को अछूत माना जाता था, ठीक है। और उसी वजह से जो खेत में काम आता था ना, हल कुम्हार और चाक, उन्हें छूने की अनुमति नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो ये भी सही है। तो बोल रहा है सत्य कथन बताएं, तो दोनों सही है, 1 और 2 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे 57 नंबर प्रश्न है, बोला इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद, ठीक है, क्या इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद कुछ प्रारंभिक दशकों में जमींदार अपनी राजस्व मांग को अदा करने में बराबरी कोताही करते रहे। इस कारण में संदर्भ में असत्य गलत कथन बताना है, ठीक है, असत्य कथन बताना है। तो प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, जी हाँ, प्रारंभ में जो मांगे थी ना वो बहुत ऊंची थी, ठीक है। कृषि की उपज कीमतें नीच थी, तो ये भी सही है क्योंकि कृषि उपज निम्न थी और प्रारंभिक मांगे उच्च थी, दोनों सही है। तीसरा है, राजस्व का निर्धारण फसल की उपज के अनुसार बदलता रहता था जिससे उन्हें सूर्यास्त कानून के तहत राजस्व चुकाने में कठिनाई होती थी। देखिए ये तो सही है कि राजस्व का निर्धारण फसल के उपज के अनुसार बदलता रहता था, ये गलत है, लेकिन यहाँ से इसके बाद वाला सही है। तब ये गलत कैसे है? तो राजस्व का जो निर्धारण होता था ना वो कर दिया जाता था, अगर आपका फसल बर्बाद हो गया है तो भी जितना राजस्व है उतना आपको देना पड़ता था, ठीक है। तो उपज के अनुसार, अगर किसी के पास उपज भी नहीं है तो भी देना पड़ता था, तो इस अनुसार ये गलत है, ठीक है। और जमींदार की शक्ति रैयत और राजस्व इकट्ठा करने तथा जमींदारी प्रबंधन तक करने की सीमित थी, तो ये भी सही है क्योंकि जमींदार की जो शक्ति थी ना वो रैयत से राजस्व इकट्ठा करना है और अपनी जमींदारी प्रबंधन को देखना है, यहीं तक थी इनकी शक्ति, तो ये भी सही है। तो असत्य बताना था, तो असत्य सी हमारा है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, आंसर होगा। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। क्या है, बोल रहा है कंपनी में जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किया। तो कंपनी ने जमींदारों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयास किया ये हमें बताना है, ठीक है। तो बोल रहा है जमींदारों को सैन्य टुकड़ियों को भंग कर दिया, तो जमींदारों की सैन्य टुकड़ी जो थी उसे भंग कर दिया, बिल्कुल सही है। सीमा शुल्क बढ़ा दिया, सीमा शुल्क बढ़ाया नहीं था, सीमा शुल्क समाप्त कर दिया था, तो ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि बढ़ा नहीं दिया था, समाप्त कर दिया था। तीसरा है स्थानीय न्याय, स्थानीय पुलिस की व्यवस्था करने की शक्ति छीन ली गई थी, जी हाँ छीन ली गई थी, ठीक है, इसलिए 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है इस संदर्भ में। तो सत्य कथन बताना है तो 1 और 3 सी ऑप्शन में, तो सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना 59 नंबर। बोल रहा है क्या, जोतदार किन्हें कहा जाता था। जोतदार कौन होते थे? तो जोतदार ना दोस्त वैसे किसान जो धनी थे, ठीक है, धनी वर्ग भी आते थे उन्हें जोतदार कहते थे, ठीक है। तो धनी किसान के वर्ग को, हाँ धनी किसान के वर्ग को ही क्या कहा जाता था, जोतदार कहा जाता था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं कितना है 60 नंबर प्रश्न। क्या है 60 नंबर प्रश्न, तो बोल रहा है 60 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश अधिकारियों ने संथाल को जंगल महलों में बचने का नियंत्रण क्यों दिया। असत्य कथन का चयन करें, मतलब गलत कथन का चयन करना है, ठीक है। तो बोला संथाल अस्थायी कृषि के लिए स्वेच्छा से सहमत थे, तो जी हाँ संथाल जो थे ना वो अस्थायी कृषि के लिए सहमत हो गए थे कि हम अस्थायी कृषि करेंगे, ठीक है, और जहाँ रहते थे वहीं के जंगल उंगल को साफ करके खेती किया करते थे, तो ये सही है। दूसरा है पहाड़िया जनजाति झूम खेती नहीं छोड़ना चाहती थी, जी हाँ पहाड़िया जनजाति जो थी ना वो झूम खेती करना चाहती थी, वो इसे नहीं छोड़ना चाहती थी, तो बी भी सही है, ठीक है। आगे देखते हैं सी, बोला संथालों से अंग्रेजों को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व लाभ प्राप्त होता था, तो ये भी सही है, संथालों से इन्हें अधिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, ठीक है।
अब आगे चौथा है डी, संथाल अंग्रेजों के लिए वन संपदा सुरक्षित रखते हुए खेती करते थे। तो नहीं, ये गलत है, क्योंकि ये वन संपदा इनसे भी सुरक्षित नहीं थी। ये जहाँ थे ना, उनके आसपास के जंगलों को ये भी काटते थे। अस्थायी तो थे, लेकिन पास के जो जंगल थे उसे काटते थे और खेती करते थे। इस संदर्भ में ये भी गलत है। क्या बताना था? असत्य ही बताना था। तो असत्य डी ऑप्शन होगा हमारा राइट। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है 61 नंबर प्रश्न। 61 नंबर प्रश्न क्या बहता है, ये देखिए हम। ठीक है, तो 61 नंबर प्रश्न है कि राजमहल की तलहट्टी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामीन ई कोह के रूप में नामित किया गया? ठीक है, तो किस वर्ष किया गया था? तो 1832 में किया गया था। ठीक है, पहाड़िया लोग थे, खेती के अपने तरीके को आगे सफलतापूर्वक क्यों नहीं चला सके, इसके संदर्भ में कथन दिए गए हैं। ठीक है, तो क्यों नहीं चला सके? तो संथालों के राजमहल की पहाड़ियों पर बसने के कारण, तो संथाल जो थे ना, उन्हें राजमहल की पहाड़ी दे दी गई थी और वो अस्थायी रूप से बस गए थे। तो ये भी एक कारण था इसका। अब सर्वाधिक उर्वरक जमीन उनके लिए दुर्लभ हो जाने के कारण, तो हाँ, क्या हुआ था ना कि ये झूम कृषि करते थे, घूम कर खेती करते थे। लेकिन संथाल जब एक जगह अस्थायी कृषि करने लगे ना, तो इसमें इसकी दिक्कत आने लगी पहाड़ी लोगों की। तो इस संदर्भ में ये भी कथन सही है। तो सत्य कथन बताना है तो ये कर दो, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। ठीक है, कितना 63 नंबर क्या बोल रहा है? परिसीमन कानून के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। अब दोस्त, परिसीमन क्या था? तो परिसीमन कानून के संदर्भ में बताना है तो इसे अंग्रेजों ने 1859 में रैयत ऋणदाताओं के शोषण से बचाने के लिए पारित किया था। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसमें कहा गया कि ऋणदाता और रैयत के बीच हस्तांतरित ऋण पत्र केवल 3 वर्षों के लिए ही मान्य होंगे। तो ये भी सही है। तो परिसीमन कानून ना, ये मतलब अंग्रेज लोग लाए थे। किस लिए? तो रैयत जो थे और ऋणदाता तुझे इनके बीच जो दिक्कतें थी उसको समाधान करने के लिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में दोनों सही है। तो सत्य कथन ही बताना था, तो 1 और 2 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कितना नंबर 64 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? तो 64 नंबर प्रश्न है, दक्कन दंगा रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी 1878 में। ठीक है, कब? 1878 में। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न क्या है? पांचवी रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन सा रिपोर्ट? तो पांचवी रिपोर्ट। दोस्त, ये ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था। और किस लिए पेश हुआ था? तो ये इसलिए पेश हुआ था कि मतलब जो क्या थे, रैयत लोग थे ना, तो वो क्या करते थे, मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो किसानों के खेती को जबरन अपने हस्तांतरण में लिए हुए थे। तो उनसे छुड़ाने के लिए, ठीक है, वो ज़मीन को वापस लेने के लिए ही ना ये रिपोर्ट जारी किया गया था। ठीक है, तो देखते हैं इसके संदर्भ में कथन क्या दिए हुए हैं। तो बोल रहा है कि यह रिपोर्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी। तो बिल्कुल सही है। यह 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। तो 1813 में ही पेश की गई थी। ठीक है, और इससे ब्रिटिश संसद के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, और ब्रिटिश को एकाधिकार को आंशिक रूप से समाप्त किया गया था, पूर्ण रूप से नहीं। ठीक है, यह ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध था। तो हाँ, इसके एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो इसके विरुद्ध था। तो तीसरा भी सही है। तो सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन हमारा 1, 2, 3 यानी डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 66 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, इस पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कौन? 66 नंबर। तो देखते हैं 66 नंबर क्या है। बोल रहा है कि पहाड़िया तथा संथाल राजमहल के अस्थायी निवासी थे। संथाल तो थे लेकिन पहाड़िया नहीं थे। तो इस संदर्भ में ये पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे कुदाल पहाड़िया जीवन का तथा हल संथाल की शक्ति का प्रतीक था। जी बिल्कुल। कई बार दोनों अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट होकर लड़े। तो एकजुट होकर तो नहीं लड़े थे, तो इस संदर्भ में गलत है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। तो एकजुट कैसे हो जाएंगे? ठीक है, तो ये भी गलत है। सत्य कथन बताना है, तो सत्य केवल 2 है, केवल 2 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे है बुकानन की यात्रा के संबंध में निम्नलिखित कथन पर असत्य है। बुकानन की यात्रा के संबंध में कौन असत्य है ये बताना है। ठीक है, तो बुकानन जो था ना दोस्त, वो एक यात्री था और उसने संथालों के जीवन के बारे में लिखा था। तो ये सही है, उसने संथालों के जीवन के बारे में लिखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान खनिजों को खोजने की कोशिश की। तो वो एक अर्थशास्त्री भी था, वो एक मतलब भूगोलवेता भी था। तो उसने मूल्यवान खनिजों को खोजने की भी कार्य किया था, क्योंकि वो भूगोलवेता था। तो बी भी सही है। वह प्राकृतिक संसाधनों से लबालब भरे वनों को संरक्षित कर उसे दोहन के पक्ष में था। दोस्त, दोहन के पक्ष में नहीं था। ठीक है, तो इस संदर्भ में ये गलत हो जाएगा। उसने अपनी रिपोर्ट में उपलब्धता क्या है, उत्पादकता बढ़ाने के तरीकों का भी जिक्र किया है। तो हाँ, उत्पादकता बढ़ाने के जिक्र किया है। तो क्या है, बुकानन की यात्रा के संदर्भ में असत्य कथन बताना था। तो सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। तो आगे प्रश्न है 68 नंबर। बोल रहे हैं क्या कि 1857 की क्रांति के पूर्व अपने संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, 1857 से रिलेटेड कुछ
कथन दिए गए हैं, इसे देखना है, ठीक है, और चयन करना है कौन सत्य है। तो बोला चर्बी वाले कारतूस की बात अंग्रेज अफवाह मानते थे। तो अंग्रेज अफवाह मानते थे कि ये चर्बी वाले जो कारतूस है ये अफवाह है, लेकिन भारतीय सैनिक में ये फैल गया था बात, और इसे भारतीय सैनिक नहीं मान रहे थे और उनका पुरजोर विरोध कर रहे थे, ठीक है, तो ये सही है। दूसरा है भारतीय आम जनता में यह बात व्याप्त थी कि उनके धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, जब ये बात फैली तो उन्हें भारतीयों को यह अनुमान लग गया कि ये हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले 2 चीज़ें कर चुके थे, ये सती प्रथा का भी अंत कर दिए थे और विधवा पुनर्विवाह भी शुरू कर दिया गया था। तो इस संदर्भ में लोग जो थे ये मानते थे कि ये हमारे धर्म को मतलब भ्रष्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये दूसरा भी सही है। तीसरा है अफवाहों को समाज सुधारक कानून तथा सती प्रथा एवं हिंदू विधवा पुनर्विवाह आदि के कारण बल मिला। तो हाँ, बताए नहीं कि इससे पहले सती प्रथा भी हुआ था, ठीक है, सती प्रथा का अंत हुआ था, सती प्रथा का अंत हुआ 1829 में, ठीक है, और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कब शुरू हुआ था? 1856 में। तो जब ये 2 कानून पारित हो गया था ना, तो वैसे लोगों को लग रहा था कि हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे धर्म को खत्म करना चाहते हैं। तो जब ये चर्बी वाली बात आई तो लोगों को सच में साबित हो गया कि सच में ऐसा ये अंग्रेज कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका पुरजोर विरोध होने लगा। तो तीनों सही है इसका संदर्भ में, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर प्रश्न क्या है। तो 1857 की क्रांति के समय छोटा नागपुर स्थित सी भूमि में कोल आदिवासियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो गोनू कर रहा था, ठीक है, कौन? तो गोनू कर रहा था, गोनू, ठीक है। आगे देखते हैं 70 नंबर प्रश्न, ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये किसने कहा था ये बताना है दोस्त। ये कहा था कैनी ने नहीं कहा था, ये डलहौजी ने कहा था। और किसके संदर्भ में कहा था? तो ये अवध के संदर्भ में कहा था कि जो अवध है उसी को कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर ही गिरेगा, ठीक है। और ये कब कहा था? तो 1851 में कहा था, और 5 साल बाद ठीक 1856 में इसे अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। तो कथन क्या कहता है कि यह लॉर्ड कैनिन ने कहा? तो नहीं, यह लॉर्ड कैनिन ने नहीं कहा था। यह किसने कहा था? तो ये डलहौजी ने कहा था। यह भारतीय समाज के संदर्भ में बोला? नहीं, यह अवध के संदर्भ में बोला था, अवध के संदर्भ में। तो दोनों गलत है। सत्य कथन बताना है तो ना तो ए और ना ही बी, दोनों गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न, बोल रहा है सहायक संधि के संदर्भ में, ठीक है, सहायक संधि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। अब दोस्त सहायक संधि क्या था? तो सहायक संधि में ना जो अंग्रेज थे वो कहते थे कि हम आपकी सहायता करेंगे, आपके क्षेत्र में हम अपनी एक सेना का टुकड़ी रखेंगे, सिर्फ आपको क्या करना है? तो उनको सैलरी देना है, उनको खाना पीना देना है, और हम आपको आंतरिक और जो बाहरी, ठीक है, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देंगे आपको, ठीक है। और धीरे धीरे फिर इतना सेना यहाँ भेजते थे कि राजा को इन लोगों को सैलरी देना और खाना देना मुश्किल हो जाता था, ठीक है। तो फिर क्या होता था? तो बोलते थे कि आप तो इसे ये संभाल ही नहीं रहे हैं, तो आप राजपाठा में दे दीजिए, और फिर ये पूरा राजस्व मामला वहाँ से ले लेते थे और चलाते थे, ठीक है। तो यही थी सहायक संधि। तो ये ऑप्शन क्या कहता है? सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 के दौरान तैयार की गई थी। तो जी हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली ने ही इसे शुरू किया था। कब? 1798 में, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा है अंग्रेज अपने सहयोगियों के बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। तो हाँ, ये वादा करते थे कि हम आपकी बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ठीक है। तीसरा मतलब सी ऑप्शन है कि सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। तो हाँ, ये वादा करते थे कि आपके क्षेत्र में हमारी एक सैनिक टुकड़ी रहेगी, ठीक है। डी ऑप्शन है कि सहयोगी पक्ष किसी और शासन के साथ संधि तो कर सकेगा, परंतु अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। दोस्त ये गलत है। क्यों गलत है? तो बोल रहे थे सहयोगी जो पक्ष है जिसका हम सहयोग कर रहे हैं वो शासक मतलब किसी और शासक के साथ संधि भी नहीं करेगा और ना ही युद्ध करेगा हमारी अनुमति के बिना, ठीक है। तो इस संदर्भ में ये गलत है। बोल रहा है संधि कर लेगा, तो संधि भी नहीं करेगा, ठीक है। तो डी गलत है, और असत्य ही बताना था, तो असत्य हमारा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या है 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न है कि बोल रहे हैं देह से जान जा चुकी है, शहर की काया बेजान थी। यह कथन किस संदर्भ में कहा गया था? तो यह कथन अवधि के विलय पर कहा गया कि देह से जान जा चुकी है, ठीक है, शहर की काया बेजान है, अवध के लिए कहा गया था, ठीक है। आगे है एक मुश्त बंदोबस्त राजस्व व्यवस्था कब लागू की गई? ठीक है, एक मुक्त क्या है? एक मुश्त, तो ये की गई थी ना 1856 में लागू की गई थी, 1856 में। 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करें, ठीक है। शाहमल मध्य प्रदेश के बड़ौत परगना के बड़े गांव के रहने वाले थे। दोस्त ये मध्य प्रदेश नहीं, यूपी के रहने वाले थे, और यूपी में ही बड़ौत है, ठीक है, बड़ौत परगना, तो ये गलत है। आगे है मौलवी अहमदुल्ला शाह ने चिन्हट के विख्यात संघर्ष में हिस्सा लिया था। तो जी हाँ, हिस्सा लिया था।
ठीक है। तो 74 का 2 सही है, 1 गलत है। पूछ क्या रहा है 74 में, तो सत्य कथन बताना, तो सत्य केवल 2 था, मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं कितना 75 नंबर प्रश्न क्या है, अवध के तालुकदार के संबंध में, ठीक है, अवध के तालुकदार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 75 नंबर प्रश्न है। तो बोल रहा है क्या, 1855 में अवध के अधिग्रहण के बाद तालुकदारों की सेनाएं भंग कर दी गई। तो 56 में नहीं, 55 में नहीं, 56 में हुआ था। ठीक है, 55 में नहीं, 56 में। तो इस संदर्भ में ये गलत है। दूसरा है 1857 के विद्रोह में तालुकदारों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हाँ, क्योंकि तालुकदारों को ना, मतलब तालुकदार को भी हक मार लिए थे अंग्रेज। ठीक है, एक कानून पास करके, एक कास्ट जिसके तहत ये भी परेशान थे, तो इन्होंने भी हिस्सा लिया 1857 की क्रांति में। तो 2 सही है। सत्य कथन बताना है तो केवल 2, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 76 नंबर प्रश्न क्या है, बोला निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि सही से देखिए। क्या, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। विद्रोह ब्रिटिश शासन ध्वस्त करने के पश्चात कुछ स्थानों पर 18वीं सदी के पूर्वार्ध ब्रिटिश शासन व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना चाहते थे। जी दोस्त, क्या हुआ था ना कि 1857 की क्रांति हुई, तो क्रांति हुई तो अंग्रेज जहाँ से चले गए ना, तो वहाँ से जो छोटा शासक था या फिर जो भी राजा वहाँ था, छोटा क्षेत्र में शासन करता था, तो वो पहले की व्यवस्था, जैसे राजा पहले शासन करते थे ना, उसी तरह से ये भी शासन करना चाहने लगे। ठीक है, तो ये संदर्भ में ये सही है। ठीक है, दूसरा है उन्होंने भू राजस्व वसूली और सैनिक वेतन के भुगतान का भी इंतजाम किया। हाँ, जैसे भू राजस्व और सैनिक के इंतजाम इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज तो अभी भाग गए हैं फिलहाल, लेकिन फिर वापस आएंगे, तो जब वापस आएंगे ना, तो फिर उनसे लड़ने के लिए ये व्यवस्था की जा रही थी। ठीक है, ये व्यवस्था की जा रही थी। आगे देखते हैं, मतलब क्या, तो सत्य कथन बताना है। तो सत्य कौन है, तो सत्य तो 1 भी है और 2 भी है, मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाए। आगे प्रश्न है, बोल रहा है क्या, निम्नलिखित घटनाओं को कार्यक्रम के निर्धारण आरोही क्रम में, ठीक है, मतलब बढ़ते क्रम में, पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ था। देखिए प्रश्न दिया गया है क्या, चंपारण का नील विद्रोह, तो ये कब हुआ था, 1917 में हुआ था। ठीक है, अब अहमदाबाद, तो पहले अहमदाबाद ही हुआ था, ये कब हुआ, 1918 में। ठीक है, उसके बाद खेरा हुआ 1918 में। ठीक है, और ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रेस प्रतिबंध, तो प्रथम विश्व युद्ध ना कब से कब तक चला था, तो 1914 से शुरू हुआ था और 18 तक चला था। ठीक है, तो प्रेस पर प्रतिबंध सबसे पहले लगा, मतलब 4 होगा, तो 4 किस में है, इसमें है और इसमें है। उसके बाद 1 होगा, तो 1 भी है, 1 भी है। उसके बाद 2 होगा, तो 2 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, महात्मा गांधी का जीवन किस विदेशी लेखक ने लिखी थी, तो ये लिखी थी लुई फिशर ने। किसने, लुई फिशर ने लिखी थी महात्मा गांधी की जीवनी। ठीक है, और क्या था उसका नाम, तो उसका नाम था असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग का ही नाम हो गया। ठीक है, उसी को लिखा था किसने, लुई फिशर ने। ठीक है, तो पूछेगा महात्मा गांधी की जीवनी किस विदेशी लेखक ने लिखी, तो लुई फिशर ने लिखी थी। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे, तो जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 80 नंबर क्या है, तो 80 नंबर है 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया। इस कथन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, गांधी जी का आगमन के पहले भारतीय राष्ट्रवाद का स्वरूप मध्यम वर्गीय था। तो जी हाँ, क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रवाद में जो अपना योगदान दे रहे थे ना, तो वो बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे ही लोग दे रहे थे। कब तक, जब तक गांधी जी नहीं आए थे तब तक। इस संदर्भ में ये सही है। महात्मा गांधी आगमन की तरह वेशभूषा धारण कर, मतलब महात्मा गांधी आमजन की तरह वेशभूषा धारण करते थे, जिसके कारण राष्ट्रवाद स्वरूप व्यापक हुआ। जी हाँ दोस्त, जब गांधी जी आए ना, तो आम किसान की तरह, ठीक है, एक धोती और एक बनियान पे रहते थे। ठीक है, और बनियान भी नहीं पहनते थे, कभी कभी तो धोती पर ही रहते थे। तो वो एक आम और मामूली से किसान की तरह रहने लगे, जिससे ना एक छोटे छोटे किसान भी उनसे आकर्षित होने लगे। तो ये दूसरा भी सही है। पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में गांधी जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जी हाँ, ये भी सही है। तो असत्य कथन बताना है, तीनों सही है, तो असत्य कौन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रश्न बोल रहा है 1922 की कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में, देखिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में नहीं हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था लाहौर में। ठीक है, लाहौर में, तो लखनऊ में नहीं, लाहौर में होगा। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। तो जी हाँ, ये गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, तो देखते हैं पूछा क्या है, सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, असत्य पूछ दिया है, तो असत्य 1 नंबर था, तो ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, केवल 1 असत्य है। आगे है, दांडी यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज की थी। तो जी हाँ, ये अमेरिकी और यूरोप ने व्यापक रूप से कवरेज किया था इसे। ठीक है, यह पहली राष्ट्रव्यापी गतिविधि थी जिसमें यूरोपियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो ये भी सही है।
ठीक है। ये पहला आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो असत्य कथन बताना है, तो असत्य तो दोनों सत्य है, तो असत्य कोई नहीं है, तो ना तो एक और ना ही दो हमारा ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। 83 नंबर प्रश्न बोल रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष लंदन में हुआ। तो दूसरा पहला हुआ था 30 में, दूसरा हुआ था 31 में, तीसरा हुआ था 32 में। ठीक है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ना कांग्रेस भी भाग लिया था, और कांग्रेस से कौन गए थे, गांधी जी गए थे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी 1931। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है। बोल रहा है 84 नंबर वर्ष 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, तो ये चुनाव 1935 के नए गवर्नमेंट एक्ट के तहत समिति प्रतिनिधित्व व शासन व्यवस्था की घोषणा के आधार पर हुआ। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था, तो यही गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें इस कांग्रेस ने 11 में से 8 सीटें जीती थी। ठीक है, 8 प्रांतों में कांग्रेस ने जीत लिया था, जिसमें 5 में पूर्ण बहुमत था और 3 में क्या बड़ी पार्टी बन के उभरी थी। तो ये यहाँ इसके बाद वाला सही है, लेकिन यहाँ वयस्क मताधिकार नहीं होगा, तो इसलिए गलत है। ठीक है, तो सत्य बताना है, सत्य केवल एक है, मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 85 नंबर प्रश्न क्या है। क्रिप्स मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो 1942 में चर्चिल ने भारत को युद्ध में शामिल करने के लिए एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। नहीं, इन्हें ना युद्ध में शामिल करने के लिए नहीं भेजा था। युद्ध तो 39 में शुरू हो गया था और 42 में आए थे, तो इस संदर्भ में ये गलत है। कांग्रेस की मांग थी कि वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्यकारिणी परिषद में भारतीय को एक सदस्य के रूप में नियुक्त करना चाहिए, तो दूसरा सही है। सत्य बताना है तो केवल 2 होगा, क्योंकि 1 तो गलत है। ठीक है, आगे है 86 नंबर प्रश्न। जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की स्थिति को मनाई थी। तो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को। आगे देखते हैं 87 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। क्या, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 87 नंबर क्या है। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय होम रूल लीग के बाद राष्ट्रीय पटल पर उभर कर सामने। तो होम रूल लीग ना 1916 में हुआ था, और ये तो 1916 में हुआ था, और ये ना बंगाल विभाजन के समय ही मतलब उभर कर सामने आ गए थे। तो बंगाल विभाजन के समय से कौन सा आंदोलन हो रहा था, तो उस समय ना स्वराज हो रहा था। ठीक है, स्वराज आंदोलन, तो उस 1905 में आया था। ठीक है, होम रूल लीग नहीं, स्वराज आंदोलन के समय। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के समय। तो ये गलत है। दूसरा है इन्होंने खुलकर उदारवादियों का विरोध किया। तो हाँ, ये उग्रवादी थे और उदारवादियों का विरोध किया, तो दूसरा सही है। सत्य कथन बताना है तो केवल 2 सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं उदारवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कथन देखते हैं क्या दिया गया है। तो कथन है ये क्रमिक और लगातार प्रयास करने रहने में विचार और हिमायती थे। तो जी हाँ, ये क्रमिक और लगातार मतलब क्या करते थे, प्रयास करते थे और बार बार अंग्रेजों से विनती करते थे, अपने कामों के लिए विनती करते थे। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना उदारवादी नेता था। तो हाँ, ये उदारवादी ही था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना थे। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले थे, दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू थे। तो ये सब उदारवादी नेता थे। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न क्या है 79 नंबर। ठीक है, क्या है। तो बोल रहा है कि कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। किसके संदर्भ में, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में। ठीक है, कैबिनेट मिशन एक ऐसी संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव रखा जिसमें भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को समिति स्वयं सहायता दी जा सकती है। जी है, बिल्कुल सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया। तो जी हाँ, इसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया था। सत्य कथन बताना है तो सत्य ना केवल 1 होगा। ठीक है, केवल 1 होगा, नहीं ये सही होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकारा था, तो ये भी सही है। तो सत्य कथन तो दोनों हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी होगा हमारा। ठीक है, आगे है गांधी जी ने पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहाँ हुई थी, तो वो ना बनारस गए थे। किस लिए, तो बनारस गए थे हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में, वहीं। ठीक है, तो कब, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1916 में ही गए थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कौन से आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन। नगरों के श्रमिक वर्ग ने हड़ताल किया। तो जी हाँ, उस समय श्रमिक वर्ग भी नगर में जो थे वो भी हड़ताल किए थे, क्योंकि उस समय गांधी जी ने आग्रह किया था। 15 मार्च नहीं, क्या है दूसरा, मार्च 1922 में, चौरी मार्च में नहीं हुआ था दोस्त, ये फरवरी में हुआ था। ठीक है, तो जब फरवरी में हुआ था, मार्च किया है, तो ये गलत हो जाएगा। बोला है 1921 में राजद्रोह का आरोप लगाकर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। 1921 में नहीं किया गया था, 1922 में किया गया था। ठीक है, फरवरी 1922 में। ठीक है, तो हमारा बोल रहा है क्या, 1 सही है, 2 3 गलत है। तो सत्य कथन ही बताना है, तो सत्य सिर्फ 1 है। ठीक है, क्या सत्य सिर्फ 1 है, मतलब ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं जवाहरलाल नेहरू तथा संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, 92 नंबर है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो जी हाँ, 13 दिसंबर 1946 को ही उद्देश्य प्रस्ताव रखे थे नेहरू जी ने। नेहरू ने ही तिरंगे झंडे का प्रस्ताव रखा, ये भी सही है। नेहरू ने ही 3 रंगों के तिरंगे की बात कही थी, ये नेहरू जी ने ही। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये भी सत्य है। तो सत्य कथन बताना है तो 1 और 2, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है
93 नंबर प्रश्न बोल रहा है भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार ना वी एन राव थे अंतरिम सरकार में। भारतीय सरकार के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो योजनाकार ना हमारे एस एन मुखर्जी थे। ठीक है। 95 नंबर निम्नलिखित कथन पर विचार करें। कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन बताना है। ठीक है, क्या सत्य कथन बताना है। तो बोल रहा है संविधान के मसविदे के विषय में 3 सूचियाँ बनाई गई। ठीक है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। हाँ, 3 सूचियाँ बनाई गई और ये ली गई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। ठीक है, इसे 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया था। आगे है खनिज पदार्थों के विषय पर राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया। नहीं, इसे राज्य सूची नहीं केंद्र सूची के अंतर्गत रखा गया है, तो दूसरा गलत है। अनुच्छेद 356 में गवर्नर सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सारे अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार था। तो जी हाँ, अभी भी है, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। तो 1 और 3 सही है। तो सत्य कथन बताना है तो 1 और 3 मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। कितना 96 नंबर होगा। बोल रहा है संविधान में वर्णित क्या है? संविधान में वर्णित कर व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ठीक है, कर व्यवस्था के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, उस पर विचार करना है। बोल रहा है आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाले आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांटे जाते हैं। तो जी हाँ दोस्त, ऐसे ही ना 2 कर है, पहला है आयकर और दूसरा है आबकारी शुल्क। ये दोनों में बांटे जाते हैं, राज्य में भी और केंद्र में, दोनों में भी ये बांटे जाते हैं। ठीक है, संपत्ति कर, बिक्री कर, संपत्ति कर, बिक्री कर राज्य सरकार के अधीन रख दिया गया है। तो ये भी सही है, संपत्ति कर और बिक्री कर पर सिर्फ राज्य सरकार का अधिकार है। ठीक है, सत्य कथन बताना है तो 1 और 2 यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे है 97 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथन पर बोल रहा है विचार करें। अंबेडकर शक्तियों का केंद्र तथा प्रांतों के बीच बराबर विभाजन करना चाहते थे? नहीं, अंबेडकर जी चाहते थे कि शक्तियाँ ना अधिक केंद्र के पास हो। ठीक है, राज्य के पास कम हो। ठीक है, दूसरा है ज़्यादातर राष्ट्रवादी शक्तिशाली एकीकृत केंद्र के पक्ष में थे। जी हाँ, ठीक है, अंबेडकर भी इसी पक्ष में थे। तो सत्य कथन बताना है तो 1 तो गलत है, सत्य 2 है, तो मतलब ऑप्शन बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तीसरा देखते हैं हम लोग, यानी अगला प्रश्न है 98 नंबर। अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक किस दिन हुई थी? तो आखिरी बैठक अंतरिम सरकार की कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 जुलाई 1947 को। कब? 16 जुलाई 1947 को अंतरिम सरकार की आखिरी बैठक हुई थी। किस वर्ष? आगे प्रश्न है, किस वर्ष की एक्ट के तहत पहली बार कार्यपालिका को आंशिक रूप से विभाजित विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया? ठीक है, तो किसके प्रति? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही बनाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न क्या है? तो बोल रहा है कि संविधान सभा की भाषा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भाषा समिति के संदर्भ में। ठीक है, तो भाषा समिति क्या कहता था? बोल रहा है कि समिति ने सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भाषा भारत की राजकीय भाषा होगी। नहीं, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राज्य भाषा बताया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा बताया गया था। तो ये गलत है। पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल किया जाता रहेगा। जी हाँ, उस समय निर्णय लिया गया कि पहले अगले 15 साल तक सिर्फ अंग्रेजी को ही मतलब कामकाज में लिया जाएगा। ठीक है, तीसरा है प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार था। तो हाँ, अभी भी है, अलग अलग प्रांतों का अपना अपना भाषा है। ठीक है, तो तीसरा भी सही है। तो सत्य कथन बताना है तो 1 तो गलत है, सत्य 2 और 3 है, मतलब 2 और 3 ऑप्शन बी में है, तो बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्त ये थी 12th क्लास 6 से लेकर के हम लोग 12th तक हिस्ट्री का पूरा कवर किया है क्वेश्चन। ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्त, अगले सेगमेंट में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।